हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी मेज़बान रोमल आदिल आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहती है और GBH के इस पॉडकास्ट कहानी कामयाबी में एक बार फिर से आपको वेलकम करते हैं। और GBH क्या है, तो आपके लिए जो है ये मौका है कि आप ज़रूर यहाँ पे आएँ और अपने आइडियाज़ को जो है हम तक शेयर करें और अपनी ही कहानी को कामयाब बनाने के लिए हमारे साथ जो है शेयर करें। इसी के साथ जो है मैं एक ऐसी शख्सियत को जो है आपसे मुतारफ़ करवाऊंगी जिन्होंने अपनी लाइफ में अप एंड डाउन्स देखे होंगे, लेकिन आज वो जो है किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। और मैं उनका तारुफ जो है वो कुछ इस तरीके से करूंगी। सर शहजाद गिल, चेयरमैन ऑफ क्रिएटिव मैनेजमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ कंपनीज। वेलकम सर। थैंक यू। कैसे आप सर? जी आई एम गुड। थैंक यू सर, आपने अपने कीमती वक्त में से जो है हमें वक्त दिया। एंड आई नो कि आपकी इस वक्त मीटिंग चल रही थी, लेकिन आपने फिर भी हमें वक्त दिया। वी आर वेरी थैंकफुल टू यू सर जी। नहीं, बहुत शुक्रिया। मुझे आज बड़ी खुशी हुई कि GBH की एक और ब्रांच ने आज पहली ब्रॉडकास्ट है उसका इफ्तिताह हुआ है और उसमें सुबह से आज इवेंट थे और बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत सारे लोग आए और मिसेस शबाना शराज को मैं स्पेशली बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ कि उन्होंने ये एक नया जो है दरख्त लगाया, एक पौधा लगाया है जो कि आगे चल के बहुत सक्सेस होगी इसकी। थैंक यू सो मच सर जी। सर जी, आप अब मुझे ज़रा थोड़ा सा बताइए कि आज आप जो सक्सेस के लेवल पे है, थोड़ा सा आप मुझे एक अपनी स्ट्रगलिंग का एक झलक जो है आप मेरे व्यूवर्स को जो है बता सकते हैं कि क्या वो लम्हात थे क्या, और जो आज आप इस सक्सेस के लेवल पे हैं। इसमें एक ही बात है कि जब हमने ये काम स्टार्ट किया था रियल एस्टेट का, क्रिएटिव मैनेजमेंट के नाम से इसको स्टार्ट किया था 29 फ़रवरी 1996 में। ओके। तो ये है कि इसमें एक कोटेशन हमारी आज भी वो लेटर हेड के ऊपर मौजूद है कि बिजनेस मेक्स मनी, इट्स पुअर काइंड ऑफ बिजनेस। ठीक है कि हमने हमेशा जो काम किया है कोशिश उसको इस तरह से की है कि पैसे के लिए ना किया जाए। आप अपनी एक पहचान बना के काम करें और मनी ऑटोमेटिक आपकी तरफ आता है। और अगर आप इसको फोकस करते हैं कि पैसे के लिए काम किया जाए तो पैसा आगे जाता है और आप पीछे पीछे रहते हैं। बिल्कुल। तो आप हमेशा ये है कि जब भी काम करें तो इस टारगेट से करें कि वो एक सक्सेस स्टोरी बने जी। तो उसमें रीज़न यही होती है कि आपकी कुछ टारगेट्स होते हैं उनको सेट करें और उसके मुताबिक चलें। और मेरी छोटी सी एक कावड़ थी, एक बड़े भाई हैं इम्तियाज़ साहब, उनके साथ डिस्कशंस हमेशा रहती है, वो गाइड करते रहते हैं। तो उन्होंने एक लाइन दी और उस लाइन के ऊपर इसकी बुनियाद रखी। ठीक है, थैंक यू सो मच। सर, मैं पूछना चाहूँगी कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ क्रिएटिव प्रॉपर्टी मैनेजमेंट? क्रिएटिव प्रॉपर्टी मैनेजमेंट बेसिकली क्रिएटिव मैनेजमेंट का ही पार्ट है जो रियल एस्टेट सेक्टर को डील करती है। इसको क्रिएटिव प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को हेड करते हैं बेहजाद गिल साहब, जो इस गवादर के लिए गवादर ऑफिस को देखते थे, दुबई ऑफिस को देखते थे, अभी डिफेंस ऑफिस को देखते हैं। तो जो है बेहजाद साहब और रियल एस्टेट को जो है ना वो इस सेक्टर को वो डील करते हैं। ठीक है, ओके। सर, एक मुश्किल सवाल है कि मुझे पता लगा कि आपके फादर जी तो जो थे वो आर्मी में थे। तो बेसिकली एक जो आर्मी में होते हैं उनका होता है कि मैं अपने बेटे को या बेटी को फोर्स में ही नहीं करूँ, भर्ती करवा दूँ। लेकिन एक आर्मी के बेटे होते हुए वो आर्मी में, आप प्रॉपर्टी में, ये क्या कॉम्बिनेशन है? तो मैं चाहूँगी कि आप ज़रा थोड़ा सा इसको भी ज़रा इसका खुलासा करें। जी बिल्कुल। वालिद साहब आर्मी में थे, बलोच रेजिमेंट में, और हमारी वालदा की भी ये ख्वाहिश थी कि हम लोग आर्मी में जाएं, और जो उनका एक लेवल था वो लेवल पे अभी भी हम नहीं पहुँचे कि वो उस वक़्त पाकिस्तान के कलर होल्डर थे, लाइक बास्केटबॉल, लॉन्ग जंप, हाई जंप। और दैट टाइम कि उन्होंने उन सदर अयूब खान से भी जो है अवार्ड रिसीव किए हुए हैं। उस वक़्त के न्यूज़पेपर्स में उनका पिक लगते थे। ओके ओके। तो ये है कि हम उनके लेवल तक तो नहीं पहुंच सके, लेकिन यह है कि ये होता है हमेशा से कि जब बंदा अपना बिज़नेस करता है, काम करता है,
तो डायरेक्शन चेंज हो जाती है। और एक चीज़ मुझे शुरू से ये था कि काम वो करें जिसमें आपको मज़ा आए, क्योंकि बिल्कुल। उसमें आपको थकावट नहीं होती, लगन होता है, उसके साथ आपका इश्क हो जाता है और फिर आपको फील नहीं होता। जी। तो ये काम जो है ये मुझे अच्छा लगा, और इसमें मुझे ये है कि मेरे फ्रेंड्स ने भी, मेरी कॉलीग्स जो हैं, मेरे सीनियर्स जो हैं, उन्होंने भी बड़ी सपोर्ट की, और इस तरह से ये जो है ना कारवां आगे चलता गया और आज कुछ बेहतर हो गया। जी जी बिल्कुल। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, एक कामयाब बिजनेस, जब एक कामयाब बिजनेस होता है, पीछे यंग एज, चाइल्डहुड, तो ये जो 2 स्टेज थे, बच्चे होते हैं, मतलब एक नॉटीनेस आप उसमें कह लें तो होता है, जो घर का मिडिल बच्चा होता है ना, तो वो थोड़ा सा ज़रा बिल्कुल हटके होता है। तो क्या था आपका बचपन, आपका देन यंग एज, देन अब आज बिजनेसमैन है? ओके, उसमें यह था कि मुझे बचपन से ही थोड़ा सा इस तरह के मतलब टेक्निकल चीज़ों में क्रेज़ था कि बच्चे खिलौने लेते हैं खेलने के लिए। मेरे पास जो खिलौने आते थे मैं उनको खोलता था, ठीक है, ठीक है, ओपन करता था, और दैट इज टेक्निकल माइंड, दैट इज कॉल्ड क्रिएटिविटी। ठीक है, ठीक है। कि उसको देखना कि ये वर्क कैसे करता है, चलता कैसे है। तो उसी के साथ ये है कि शुरू से ही एक इस तरह की तबीयत थी, और बाद में जब इस तरफ इसको डाइवर्ट किया गया बिज़नेस की तरफ, तो उसमें भी ये था कि थोड़ी सी इनफरादियत हो। मुझे याद है कि जब हमने इसका नाम क्रिएटिव मैनेजमेंट रखा, तो इस पर हमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना बैड कमेंट्स भी मिले कि ये किस तरह का नाम है कि क्रिएटिव मैनेजमेंट, व्हाट इज़ क्रिएटिव मैनेजमेंट। क्योंकि हमेशा ये होता है कि या तो कोई इंटरप्राइजेज होती है, एसोसिएट होती है, रियल एस्टेट लिखा होता है, तो ये अपना क्रिएटिव मैनेजमेंट तो लिंक ही नहीं करता आपका प्रॉपर्टी से। तो वो एक डिफरेंट था। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि बहुत सारे नाम, में 96 के बाद से देख सकते हैं कि काफ़ी सारे नाम, जिसमें ये नहीं कि रियल एस्टेट का नाम ख़राब है, बहुत प्यारा नाम है, बहुत अच्छा नाम है जी। लेकिन आप उसमें थोड़ी सी जिद्दत लेके आए, तब्दीली लेके आए, तो वो एक शौक़ था, वो हमने किया। और बचपन में भी इसी तरह की मतलब क्रिएटिविटीज़ में मतलब एक्टिव था मैं, लगता था। स्टडी में मैं इतना एक्यूरेट नहीं रहा, लेकिन बिजनेस माइंडेड रहा। 9th क्लास में क्या के आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि जो है ना एग्ज़ाम हुए, तो छोटे भाई बहजाद साहब गए, मरी गए, तो इन्होंने वहाँ से जो बैग्स हैं वो लिए। बैग्स वो लेदर के और वुडन के बने होते हैं, बड़े खूबसूरत थे बैग थे, फ्रूट के बास्केट्स थी, और इस तरह से कुछ ट्रे थे। वो आए और घर पे वो तो गिफ्ट लेके आए थे, और मैंने उनको पिक किया। मैंने कहा जी ये ऐसा क्यों ना किया जाए कि इनको मैं मार्केट में फ्लोट करूं, ठीक है, और इनसे जो है ना हम अपना एक बिज़नेस चलाएं। तो सब देख रहे थे, हंस रहे थे। फिर ये है कि इम्तियाज़ भाई ने कहा कि हाँ ट्राई करो, जाओ। अच्छा, वो मैंने सब बैग्स लिए, और मैं आप तारिक रोड, उस वक़्त मतीन सेंटर नया बना था, डॉल्मेन सेंटर नया बना था, मैं वहाँ गया। एक तो एजिंग कम थी, तो वहाँ पर जो है ना वो हंसते थे मेरे पे, और एक आध दफ़ा तो ऐसा हो गया कि जो है ना कस्टमर भी खड़ा है और मैं अपने बैग बेच रहा हूँ, तो वो लेडीज़ थी, तो उन्होंने कहा ये बेटा हमें दे दो, तो वो उसने कहा कि नहीं ये हमारे हैं, आप नहीं ले सकते। तो वो बात क्या थी कि मैं बेच रहा था कम प्राइस में, उन्होंने बेचना था महंगा, और उसने बाद में फिर मुझे डांटा कि उसने कहा कि ये क्या काम कर रहे हो, हमारी दुकानदारी ख़राब करते हो, आपको अंदाज़ा नहीं हमारी करोड़ों की दुकान है और आप बैग लेके और वो कीमत जिसमें आप देना चाह रहे हो वो उनको ऑफ़र कर रहे हैं। इससे होता क्या है कि वो चीज़ें जो है ना पिकअप करता है आपने। बिल्कुल, वो मुझे अंदाज़ा हुआ कि हाँ ये जो चीज़ है ये तो वाकई इसकी कॉस्ट है, क्योंकि एक नए बच्चे को 9th क्लास के बच्चे को क्या पता होगा। तो वो फिर इस तरह से काफ़ी चीज़ें जो है ना सीखने को मिली। और कैन यू इमेजिन कि उसका जो मुझे ऑर्डर्स मिले ना, बहुत बड़े ऑर्डर्स मिले, बहुत। मैंने बाद में उस टाइम पे आई होप कि कोई 1,00,000-1.5 लाख का बिज़नेस किया। वेरी नाइस। और वो फिर बाद में मुझे इम्तियाज़ साहब ने जो है ना
बड़े भाई हैं, वो हमेशा गाइड करते थे और आज भी वो बिहाइंड द गन वही हैं। ओके ओके। तो उन्होंने कहा कि नहीं, पहले आप स्टडी कंप्लीट करो देन, वरना उसमें मैंने कुछ और प्लान्स बनाए थे प्रमोशन के मेरे पास खुद बाइक नहीं थी उस वक्त, बस पे जाता था। तो मैंने प्लान बनाया था कि अगर कोई लाइक 50,000 की सेल करेगा तो मैं उसको एक बाइक ऑफ़र करूँगा। तो वो भी मैं मतलब एक ऐड लगा रहा था, लेकिन उन्होंने फिर स्टॉप कर दिया उसको। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी आप कंप्लीट करो स्टडी। और यानी ये क्रिएटिव जो है ये वहाँ से स्टार्ट हुआ है, वो बचपन में वो जो खिलौने को खोलना, और वहाँ से ये चीज़ आपकी स्टार्ट हुई। ये कह सकते हैं कि क्रिएशन जो है ना, क्रिएशन वहाँ से। ठीक है। एक सेंसिटिव सवाल ये हम कह सकते हैं इसको, लाइफ में आपके अप एंड डाउन्स आते हैं और वहाँ पे ही आपको पता लगता है कि कौन आपका अपना है और कौन जो है द स्ट्रेंजर। लेकिन अप एंड डाउन्स आप क्या समझते हैं कि वो आपकी लाइफ में क्या ऐसा इम्पैक्ट छोड़ के जाते हैं? ओके, अप एंड डाउन्स जो है ना, ये समझ लें कि कामयाबी का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। बिल्कुल। जब तक आप डाउन नहीं होते तब तक आप अप नहीं हो सकते। और मेरा इसमें अपनी यूथ के लिए भी यही है कि आप हमेशा छोटे बनो। छोटे बनोगे तो पब्लिक आपको बड़ा बना देगी, और जब आप बड़े बन के आते हो ना तो पब्लिक आपको छोटा बना देती है। ठीक है। तो आप हमेशा ये है कि जब आप पोज ही ना करो कि मैं कुछ हूँ, तो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। और मैंने यही किया कि जब अगर किसी ने कोई गलत बात भी की तो मैंने कहा ओके, कोई बात नहीं, इसको सेटल करते हैं। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि बहुत सारे ऐसे मेरे मतलब एक्सपीरियंसेस रहे कि वो पहले बहुत नाराज़ होते थे कि ये मेरी डील है और तुमने बेच दी। तो मैं उसको इस तरह से सेटल कर लेता था कि हाँ यार, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, और अगर कभी हुई तो हम शेयर कर लेंगे। अच्छा, उसके साथ फ़र्क क्या पड़ा कि अगर थोड़ी सी शेयरिंग हो गई ना, तो वो अपनी बाकी जो उसके पास प्रोडक्ट होती थी वो भी आपके साथ शेयर कर लेता था। तो वो समझ लें कि आपकी एक एडवर्टाइजमेंट हो गई, और वो आपको स्पोर्टिंग शुरू हो जाती है। तो जहाँ 1 यूनिट काम कर रहा है वहाँ 2 यूनिट हो गए, और इस तरह से आप यूनिट प्लस करते जाएं। तो वो ये काम होता थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जब आप अपनी पॉकेट से कोई पेमेंट दें या कोई अपनी चीज़ शेयर करें तो ये एक मुश्किल होता है थोड़ा। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये अगर इसको प्रैक्टिकली देखा जाए ना तो ये आपको बहुत बेनिफिट देता है और एप्रिसिएशन भी बहुत मिलती है इसकी। और अगर थोड़ा सा अगर डाउनफॉल आता है तो लोगों का जो बिहेवियर होता है उसके बारे में आप क्या समझते हैं कि क्या उस टाइम पे सपोर्टिव होना चाहिए, कि या फिर आप समझते कि अच्छा अगर ये डाउनफॉल आया है तो इट्स ओके, ये मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है ताकि मैं नेक्स्ट टाइम के लिए अपलिफ्ट होने वाला बनूं? आप इस बारे में क्या समझते हैं? मेरे लाइफ में तकरीबन अभी ये जो चल रहा है ये 6ठा डाउनफॉल, 6। ओके। और डाउनफॉल जितनी दफ़ा भी आए हैं ना उसमें सबसे ख़तरनाक ये है। लेकिन जो इससे पहले रहे उसमें यहाँ तक था कि एक डाउनफॉल का आपको मुशर्रफ टाइम था, तो हमारे ऑफिसेस के एसी भी हमने, चूँकि बिल बहुत ज़्यादा आते थे तो अफोर्डेबिलिटी नहीं थी, तो एसी भी निकाल दिया। अब एसी निकला और वहाँ हमने एक जो है ना बड़ी अच्छी सी सीनरी लगा दी। अब उसके बाद एक वक्त आया कि अब ऑफिस में पीएन के रखने के पैसे भी नहीं थे। ओके। फिर पीएन भी निकाल दिया। अब ऑफिस में सुबह आता था, वॉश किया, टेबल शेबल ओके किए, और फिर इसी तरह से ये टाई लगाने का शुरू से शौक है, अब मैंने कम कर दी। तो टी शर्ट अपना शर्ट पहन के टाई लगा के आराम से एग्जीक्यूटिव बन के बैठ गया। ओके। तो वो जो है ना काफ़ी टाइम ऐसा रहा। लेकिन उसके बाद भी जो है ना ड्रेसिंग अच्छी शुरू से एक आदत थी, तो वो करके मैंने वो भी मतलब किया। और उसके बाद वो कोई अराउंड 1 ईयर के बाद मार्केट में फिर थोड़ी सी पोजीशन बेहतर हुई, और ये ड्यूरेशन था कोई 3 इयर्स और 3 इयर्स एंड हाफ का ना, तो काफ़ी डेंजर था। तो उस दौरान में एक और आपको एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। उस वक़्त मेरी अभी मैरिज नहीं हुई थी,
तो मुझे याद है कि हमारे जो बाकी दोस्त हैं ना, जो कॉलीग्स हैं, तो होता क्या था कि अगर कोई किसी का कोई रिश्ता आता है ना, तो वो रिश्ते में पूछते थे कि बच्चा काम की करता है। बिल्कुल। उन्हें कहना जी ये तो प्रॉपर्टी का काम करता है, तो उन्हें गया थे हवाई रोज़ी है, ये वास्ते रिश्ता कोई नहीं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। क्या हवाई रोज़ी है तो जड़ा ना बेकार आदमी है। और वो ये है कि ये एक्सपीरियंस थे कि आपको इस तरह की कोई बात भी सुनने को मिलती है। अच्छा, फिर वही टाइम चेंज हुआ उसके बाद, जब हालात बेहतर हुए, तो मुझे याद है कि फिर लोग कहते थे कि क्या काम करते हैं, तो वो जी प्रॉपर्टी, अरे ये तो बहुत रिच आदमी होंगे, बहुत अमीर आदमी होंगे, इनका तो कोई मतलब वो है ही नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी वाले तो बहुत अमीर होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये सेंटिमेंट्स लोगों के चेंज होते रहते हैं। आपको अगर एक सक्सेस स्टोरी बनानी है, तो फिर ये है कि उस सक्सेस स्टोरी के लिए मस्ट है कि आप अपने टारगेट पे रहें। और इस तरह के काफ़ी सारे एपिसोड्स हैं जिनमें बड़े मतलब ख़तरनाक एपिसोड्स थे। ये सम टाइम यहाँ तक था कि भाई आप जा रहे हैं और आपकी पॉकेट में ना कोई मतलब फंड्स ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, लेकिन आप बड़े एक्टिव हो के फिर भी आप रिलैक्स होके बैठे हैं और जाके बात क्या कर रहे हैं, करोड़ों की लाखों की बात कर रहे हैं। जी ये मैं आपको ये बेंगलो दिला दूंगा, ये जो है ना प्लॉट दिला दूंगा और यूँ करूँगा, और कॉन्फिडेंस के साथ वो करना पड़ता है, क्योंकि तो उसके साथ फिर ये है कि अगर आपका कॉन्फिडेंस और आपका टारगेट सेट हो, तो कोई दुनिया की ऐसी पावर नहीं जो आपको रोक सके। एग्जैक्टली मैं बहुत कुछ मुझे ये आपकी बातों से सीखने को मिल रहा है। और इस प्रॉपर्टी में अपना बिहेवियर, अपने सेंटिमेंट्स को बैलेंस रखना वेरी डिफ़िकल्ट। मैं समझ सकती हूँ इस चीज़ को। तो थैंक यू। इस बारे में आप मेरे व्यूवर्स को भी बता रहे हैं कि वाकई जब डाउनफॉल आता है उसमें अपने सेंटिमेंट्स एंड अपने इमोशंस को आप कैसे कंट्रोल रख सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि मैं समझती हूँ हम पंजाबी तबके के ज़रा सा हम अच्छे रहे ना तो खुशी खुशी, लेकिन जहाँ हमारा डाउनफॉल आता है वहाँ पे हमारा गुस्सा, एग्रेसिव और ये सब। लेकिन आपने बड़ी अच्छी और बड़ी ही खूबसूरती के साथ इन बातों को जो है आपने बताया कि वाकई अपने सेंटिमेंट्स एंड अपने इमोशंस को किस तरीके से आप कंट्रोल रख सकते हैं। अच्छा, एक और सवाल, हम जब अपनी एज के या अपने उस करियर को स्टार्ट करने लगते हैं तो हम अपने दिमाग में कोई आइडियल पर्सनालिटी को बिठा के हमने रखा होता है कि यस आई वांट टू बी लाइक दैट, मुझे ऐसा ही बनना है और यहाँ तक अचीव करना है। आपके लिए आपके आइडियल पर्सनालिटी कौन थे, और अगर कौन थे तो उसकी वजह क्यों? मेरी आइडियल पर्सनालिटी तो अमिताभ बच्चन है। ठीक है। तो अमिताभ बच्चन मुझे इस वजह से ज़्यादा जो है ना पसंद है कि एक तो जब वो फिल्म इंडस्ट्री में आए ना, जी जी, तो उनको रिजेक्ट कर दिया गया कि इसकी तो हाइट इतनी है, इसका तो रंग ऐसा है, और वो ये है कि ये तो क्या बेवकूफ़ाना मतलब स्टाइल है कि इतना मतलब इसके साथ तो कोई मिस एंड मैच नहीं है। ओके। लेकिन उस बंदे ने प्रूफ किया और आज भी लेजेंड, मतलब वो आज भी लेजेंड है वो। जी जी, आज भी स्टिल अभी तक। और दरमियान में भी उसके ऊपर क्राइसिस भी बहुत आए, बल्कि बैंक्रप्सी भी होगी दरमियान में। और उसका एक बहुत एक वाक़या भी है जो वो अक्सर कोट भी करते हैं कि जो है इनकी बल्कि जो है ना नीलामी हो रही थी, इवन बैंक्स चक्कर लगा रहे थे कि इनके बिज़नेस के हवाले से कि उसको ऑक्शन किया जाए। ठीक है। तो अंबानी साहब ने इनको बुलाया और उन्होंने कहा कि आप कि जितने जो लोन्स हैं वो मैं क्लियर कर देता हूँ। ओके। तो इनके लिए जब इतनी मुश्किल हो, परेशानी हो, तो एक लम्हे में एक बंदे को ये ऑफ़र मिले तो उसको एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। नॉर्मली यही होता है। बिल्कुल 90-80% लोग यही कहेंगे कि इट्स ओके। उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है ये मेरा है और इसे हल भी मैं करूँगा। और बिलीव करें कि उसके बाद इनका पहला प्रोग्राम शुरू हुआ करोड़पति से पहले ये मुश्किल में थे। ओके। उसके बाद से फिर ये दोबारा मतलब
यानी लिमिट 10 का ही आ गई। ठीक है यानी इसका मतलब आज भी हमारे लोग ऐसे हैं इर्द गिर्द जो फिल्म इंडस्ट्री की जो है इंफॉर्मेशन भी रखते हैं। मुझे अच्छा लगा कि आपने फिल्म इंडस्ट्री के बारे में इतनी, आपको उस एक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन है। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, चेयरमैन होने के साथ साथ आप बेटे भी हैं, आप शौहर भी हैं और आप फादर भी हैं, तो आप इन 3 रिश्तों को चेयरमैन के साथ कैसे आप जोड़ सकते हैं? मतलब किस तरीके से आप इसको मैनेज करते हैं? आई नो फैमिली को टाइम देना बहुत ज़रूरी है, और जो आपकी फील्ड है तो उसमें ना दिन का पता ना रात का पता, लेकिन फैमिली को कैसे टाइम आप दे रहे हैं और अपने बिजनेस को किस तरीके से मैनेज आप कर रहे हैं? देखिए, वो तो टाइम तो फैमिली मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी है, क्योंकि अगर आपने सब बिजनेस कर लिया और अगर फैमिली को टाइम नहीं दिया तो समझ लें कि आपने सब कमा के भी गवा दिया। ठीक। तो ये है कि उसमें थोड़ी चीज़ें कंप्रोमाइज़ ज़रूर हो जाती हैं, लेकिन उनको फिर कंपनसेट मैं कर लेता हूँ कि इनको ट्रिप पे ले गया, टूर पे ले गया। अभी इस वक्त मेरा हाल 75% ऑफ द वर्ल्ड मेरी फैमिली ने विज़िट किया हुआ है। ओके, वेरी नाइस। मतलब और वो ये है कि सभी जगहों से होके आए हैं, और वो एक बहुत अच्छा टाइम होता है, क्वालिटी टाइम होता है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, जिसमें आपकी लड़ाई भी होती है, आपका मजाक भी होता है, तो वो सब चीज़ें होती हैं। तो वो एक क्वालिटी टाइम उनको मैं वो भी मतलब देता हूँ। बिज़नेस का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो बिज़नेस में टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वहाँ पर भी मेरी ये कोशिश होती है कि जो मैं किसी को कमिट करूँ टाइम, जैसे आज आपके साथ ही टाइम था, तो आपने जो टाइम दिया था बिल्कुल, तो उस टाइम पे मैं अवेलेबल था। जी। बल्कि उससे पहले मैं आ गया था। तो ये है कि ये ज़रूरी है कि अगर आप चीज़ों को जो है ना मैनेज करके चलें, और हमारा तो नाम भी क्रिएटिव मैनेजमेंट है, तो ये अगर मैनेज नहीं करेंगे तो फिर नाम के साथ जो है ना इंसाफ़ी हो जाएगी। तो कोशिश यही होती है, टॉप प्रायोरिटी यही होती है। बिल्कुल। तो मैं यही चीज़ को समझ रही हूँ कि वाकई इस फील्ड में अपनी फैमिली को टाइम देना बहुत मुश्किल है, लेकिन देखने वालों के लिए भी मैं ये कहूँगी कि बिल्कुल बिजनेस इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट टू। तो फैमिली को भी टाइम आप ज़रूर दीजिए, उनके साथ वक्त गुजारिए, क्योंकि उनको भी आप ही की ज़रूरत होती है। ओके सर, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगी। मुझे ज़रा सुनने में आया है जो GBH के डायरेक्टर हैं, उनका कुछ लिंक है आपके साथ, कुछ वक्त गुजारा है, तो ज़रा बताइए कि क्या लिंक है ऐसा? जी, जो है ना GBH जो है, ये डायरेक्टर जो है, आप शहराज गिल साहब की बात कर रहे हैं ना? जी। ये मेरे छोटे भाई हैं, बड़े प्यारे और बड़े लविंग पर्सनालिटी है, और ऑलवेज मेरी और इनकी स्पार्किंग भी रहती है डे 1 से ना। इनका ये है कि बहुत हार्ड वर्कर है और टारगेट ओरिएंटेड है। इसको हर वो काम जो मुश्किल काम है वो इसको दे दिया जाए ना, तो ये उसको बड़ी आसानी से कर लेता है। इसकी एग्जांपल ये ले लें कि हम डिफेंस का घर बना रहे थे, कंस्ट्रक्शन से मुझे मतलब इतना मतलब नहीं, मैं कंफर्टेबल नहीं होता हूँ। तो वो घर जब मज़दूरों के साथ डील करना था तो वो फिर मैंने हथियार फेंक दिए। शहराज साहब ने उसको टेक ओवर किया और बेहतरीन और बहुत आलीशान बनाया। इसी तरह से दुबई के अंदर जो सेटअप किया तो वहाँ पर भी शहराज की वर्किंग का स्टाइल एक डिफरेंट था और बहुत सक्सेसफुल था। गवादर के अंदर भी फिर एक नया एडवेंचर किया इसके लिए, फार्मास्यूटिकल के लिए, तो उसमें भी शहराज साहब ने अपनी फील्ड से टोटली डिफरेंट है, बिल्कुल, उसमें भी इन्होंने बहुत काम किया। तो ये हमेशा जो है ना इस तरह के टारगेट लेता है, और ये है कि अक्सर औकात मेरी और इसकी मेरा हर एक घर में सबसे ज़्यादा बहस, स्पार्किंग, डिस्कशन और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा इसके साथ रहती हैं। बाकी तो ये होता है कि अगर जो बात हुई तो वो एक्सेप्ट हो जाती है, लेकिन ये उसके लिए मतलब अगर इसको समझ नहीं आई तो ये खड़ा हो जाता है कि नहीं भाई ये ऐसे कैसे है, नहीं हो सकती, डिबेट करता है, कोशिश करता है कि उसको प्रूफ करे कि ऐसा नहीं, ऐसे करो। और मैं
अक्सर औकात जो इसकी डायरेक्शन होती है फिर उसकी तरफ चला जाता हूँ। और ये एक बहुत अच्छा मतलब साइन है। और जिस तरह से GBH का नाम ही इतना पावरफुल नाम है, गॉड बिजनेस हब जी, मैंने जिस दिन ये नाम रखा तो मैंने पहले पूछा, मैंने कहा ये नाम किसने रखा है, क्योंकि ये इट्सेल्फ बहुत पावरफुल नाम है। बिल्कुल। इस नाम की वजह से ये बिज़नेस कभी भी फ्लॉप नहीं होगा, आमीन। ये मतलब कभी भी नहीं होगा। इसको जो है ना इसमें जब आप एक रब के साथ अपना नाता जोड़ते हैं तो बस फिर तो ख़त्म होगी बात। तो ये इसकी मतलब एक क्रिएटिविटी है, क्रिएटिव से ही चूँकि ये फलदार दरख्त निकला है और आगे उसको चल रहा है, तो ये विद द ग्रेस ऑफ गॉड बहुत सक्सेस करेगा। हाँ जी, थैंक यू सर जी। जाते जाते मैं चाहूँगी कि मेरी यूथ को जो है या मेरे जो लोग देख रहे हैं, जो हमें व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, जाते जाते कुछ टिप्स, बिजनेस के टिप्स और एक मोटिवेशनल मैसेज जो है वो आप क्या देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? इनके लिए तो यही एक बात है जो वैसे तो मोटिवेशनल स्पीचेस बेशुमार हैं, नेट पे चले जाएं, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको यही कहता हूँ कि कोशिश करें कि जब आप बिज़नेस करें तो रियलिटी पे करेंगे तो सक्सेस 100% गारंटेड है। 19-20 हो सकता है, लेकिन आप अपने टारगेट सीधे रखें और उस तरह से चलें तो कोई भी ऐसी बात नहीं कि आपको कोई फेलियर हो। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि आप बिज़नेस करें, जॉब करें, कुछ भी करें और उसको ईमानदारी से करें तो कोई फेलियर के चांसेस ही नहीं हैं। यही एक मैसेज है मेरी प्यारी यूथ के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर जी, आपके साथ गुफ्तगू करके बहुत अच्छा लगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो हमारे व्यूवर्स भी हमें देख रहे होंगे उन्होंने इस गुफ्तगू से बहुत कुछ सीखा भी होगा। और मैं समझती हूँ जो एंड का जो उन्होंने एक छोटा सा टिप कह लें या फिर एक मोटिवेशनल मैसेज कह लें, उससे उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान मिसेस रोमल आदिल को इजाज़त दीजिए, इस दुआ उम्मीद के साथ कि आपसे फिर मुलाकात होगी इसी प्रोग्राम में एक नए एपिसोड के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।